प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज हम कक्षा 8 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इससे पहले का जो पाठ था वो न्यायपालिका के बारे में था। उसमें हमने हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में जाना कि किस प्रकार से 3 स्तर पर न्याय की व्यवस्था है। जो स्थानीय न्यायालय है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये हमने पूरी उसमें बातचीत की थी। और आज का जो चैप्टर है उसमें विशेष रूप से जो बात बताई गई है वो ये है कि अपराध क्या होता है। किसी कानून का उल्लंघन करने की प्रक्रिया अपराध कहलाती है और अपराध करने वाले को अपराधी कहते हैं। उसके बाद में इस पाठ में हम बात करेंगे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की। तो यानी न्याय प्रणाली का मतलब है कोई व्यक्ति अपराध कर लेगा तो क्या तरीका है, उसको हम पकड़ेंगे, उसके साथ उसको किस प्रकार से हम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है कि अपराध की एक प्रथम सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसको एफआईआर कहते हैं। आपने सुना होगा कि उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। तो एफआईआर का मतलब होता है अपराध की पहली सूचना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम होता है, अपराध सिद्ध करना पुलिस का काम नहीं होता। और संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक नागरिक को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और वकील वह व्यक्ति होता है जो आरोपी के बारे में जो अपना पक्ष रखता है। तो वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है और मुकदमे की पैरवी करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। अधिवक्ता या वकील ये दोनों एक ही बात है। फिर पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील। एक बार फिर सुनिए, पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील, वे न्यायाधीश, ये आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। और किसी अपराध के बारे में शिकायत यदि मिलती है तो उसकी जांच पुलिस करेगी, गवाह के बयान दर्ज करेगी। बयान का मतलब गवाह क्या बात बताता है उसको वो लिखेगी। अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना पुलिस के कार्य होते हैं। आरोप पत्र को चार्जशीट भी कहते हैं। आरोप पत्र का मतलब है कि पुलिस जो भी बात करती है, जिसके बारे में गवाहों से बात करेगी और जो सब चीज़ें बात करेगी उनको लिखेगी और वो सब लिखित रूप में न्यायाधीश के सामने वो प्रस्तुत करती है। उसी को कहा जाता है आरोप पत्र या चार्जशीट। और पुलिस को सदैव कानून के तहत व मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए ही जांच उसको करनी चाहिए। अब इसमें सरकारी वकील व न्यायाधीश की भूमिका होती है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष लेता है और इसकी जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे। और न्यायाधीश न्याय प्रदान करने की अंतिम कड़ी होता है। सभी वाद विवादों को सुनने, साक्ष्य, गवाह व सबूतों को आधार मानकर न्याय प्रदान करना ही न्यायाधीश का कार्य है। और न्यायाधीश को निष्पक्ष सुनवाई भी करनी चाहिए। और जब किसी वाद का निस्तारण करने से पहले उसके साक्ष्य, गवाह, सबूत, वकील, इनकी दलीलों यानी उनके बातों को सुनकर बिना भेदभाव उपयुक्त निर्णय किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को कहेंगे निष्पक्ष सुनवाई। इसमें एक शब्द आया है आरोपी। तो आरोपी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर न्यायालय में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। तो हम पाठ को ठीक प्रकार से विधिवत रूप से इसको प्रारंभ करते हैं। तो जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। और वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं है। यानी दोषी सिद्ध करना या नहीं, यह काम न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं है। और संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। और
आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? आपने एफआईआर के बारे में सुना है। आप ये भी जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है, अभी हमने बात की थी। और इस पाठ में हम एक चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय की प्रक्रिया किस तरह से चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए, ये जो आपके सामने एक दृश्य आया है, यह है न्यायालय का दृश्य। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आरोपी महिला है और यहाँ पर ये दोनों वकील हैं और ये सामने न्यायाधीश है। अब न्यायाधीश के सामने जो दोनों वकील हैं वो अपनी बात रखते हैं और उसके बाद में उन सब की बातें सुनकर न्यायाधीश फैसला देता है और फैसले में न्यायाधीश जेल भेज सकता है, जुर्माना कर सकता है या दोनों काम कर सकता है। तो एक काल्पनिक कहानी के जरिए हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था काम करती है। देखिए, मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही है। पिछले 1 घंटे से वह गले का हार ढूंढ रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये सोच रही है मुझे पता है कि यहाँ रखा था, कहाँ गया। अब जो उनके जो पति हैं श्रीमान शिंदे, वो कहते हैं जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के लिए, समारोह में जाने के लिए। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया। मेरे कमरे में सफाई करते हुए ज़्यादा ही समय लगाती है। अब शांति इनकी नौकरानी का नाम है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये शांति हेम्ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। अब शांति को उन्होंने बुला लिया। शांति, क्या अब तुम भी चोरी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। अब शांति कहती है नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। और इधर शिंदे साहब बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वे शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और यह उसी का पैसा है। शांति कहती है साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगना हूं। अब आगे क्या होता है कि जो मिस्टर शिंदे हैं वो थाने में पहुंच जाते हैं। अब थाने में इंस्पेक्टर से बात करते हैं। वो कहता है कि जी कहिए। अब मिस्टर शिंदे कहते हैं कि मैं एफआईआर लिखाने आया हूँ, जिस एफआईआर की हमने बात की थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उनको सूचना देने के लिए। तो वो कहते हैं मैं एफआईआर लिखाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है, घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया। अब शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर जो जो उन्होंने बात बताई है उन सबको वो लिख रहे हैं और इस प्रकार से जो सूचना देते हैं उसको लिखते हैं, वो कहलाती है एफआईआर। इसके बाद में जो शिंदे साहब है वो सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंस्पेक्टर है ये नौकरानी से बात करता है। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी का बयान दर्ज करूँगा। अब ये बयान दर्ज करूँगा, इसका मतलब हुआ उनसे बात करेंगे और वो जो क्या कहेंगे उनको वो लिखेंगे। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने में ले जा रहा हूँ। अब शांति को पकड़कर वो थाने में ले जाते हैं। अब शांति कहती है मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। अब शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वे शांति को छोड़ दें। तो इंस्पेक्टर कहता है उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ। अब न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होता है
उसको ये अधिकार होता है हमारी न्याय व्यवस्था के अनुसार कि वह अपराधी को जमानत दे सकता है। यानी जमानत एक प्रकार की गारंटी होगी। कोई व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, आप इसको घर जाने दीजिए, इसकी मेरी जिम्मेवारी है, तो ये होगी जमानत। लेकिन मैं वकील की फ़ीस कहाँ से ले आऊँगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा, यानी कौन व्यक्ति उसकी गारंटी लेगा, कौन जमानती बनेगा। आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। अब इतनी बात कहने के बाद में सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। अब हवालात और जेल में अंतर होता है। पुलिस थाने में जो अस्थायी जो जगह होती है जहाँ अपराधियों को रखते हैं उसको कहा जाता है हवालात, और जेल का मतलब जब उसको सज़ा होने के बाद में जहाँ रखा जाता है वो कहलाती है जेल। तो सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं, गालियां देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले, यानी वह मान ले कि उन्होंने चोरी की थी। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का गिरोह चलाते हैं। अब गिरोह एक प्रकार का कोई गलत काम करने का संगठन होता है जिसको कहते हैं गिरोह, और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अब देखिए आगे क्या होता है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में थी। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। अब ये जेल में सोच रही है। अब देखिए ये जेल के जो उसका दरवाज़ा होता है उसके ये लोहे की मोटी राड है, और इसके पीछे ये जेल के अंदर पीछे से ये शांति बैठी है, खड़ी है, सोच रही है मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई। सलाखों के पीछे इसका मतलब हुआ जेल में आ गई, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा, यह बात सोचती है। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। अब पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में, मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। जो चार्जशीट जिसकी बात की थी हमने पहले, अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देती है। ये एक हमारी न्याय की व्यवस्था होती है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है, जिसके पास में पैसे नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई वकील नहीं कर सकता, तो सरकार की ओर से एक वकील उसको उपलब्ध हो जाता है और उसका खर्चा भी सरकार देती है। तो शांति को भी सरकारी खर्च पर एक वकील मिल गया जिसका नाम था कमला राय। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंप दी जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। इसके बाद में इस पार्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब अदालत की कार्रवाई प्रारंभ होती है। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है, वो उसे बात करती है और शांति उनको कहती है कि ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप पर मुझ पर लगाया है, और उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि हमने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले थे उसके पास पाए गए। अब ये शांति कहती है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। अब ये जो हमने पहले जो दृश्य की बात की थी वही दृश्य है। ये यहाँ पर न्यायाधीश बैठे हैं और ये यहाँ पे वकील है, और ये इनकी शांति के वकील है कमला राय, और ये यहाँ पे जो
बॉक्स बनाया होता है, विटनेस बॉक्स, वहाँ पे ये शांति खड़ी है। इसके बाद में सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? अब श्रीमती शिंदे कहती है, मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने इसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। ये श्रीमती शिंदे ने अपनी बात कह दी। इसके बाद में अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है। जिरह का मतलब होता है उससे बातचीत करना, उसके कुछ प्रश्न पूछना, इसको कहते हैं जिरह। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा और न ही आपने शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती है। पगार का मतलब उसको वेतन देती है काम करने का। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर श्रीमती सुश्री रॉय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। इसके बाद में हम फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भंडाफोड़ का मतलब होता है कि कोई जानकारी, उनको नई जानकारी हुई है और जो कोई छुप कर काम कर रहे थे, उनको छुप कर काम करने का कानून उनका बंद कर दिया और उनको सार्वजनिक कर दिया, सबको जानकारी हो गई। ये होता है भंडाफोड़। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है और पूछते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? तो इंस्पेक्टर कहता है, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने ये हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है। लड़कों पे जो आरोप लगा वो उन्होंने मान लिया है और यह हार उन्होंने ही चुराया है। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। बरी करने का मतलब होता है जो अपराधी पे जो अपराध लगाया जाता है आरोपी पर, वो आरोपी पे अपराध साबित नहीं होता और उसको दोषी नहीं माना जाता, उसे कहा जाता है बरी कर दिया जाए, यानी उसको छोड़ दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अब ये न्यायाधीश कह रहे हैं, पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। अब यानी जो इंस्पेक्टर था उसने थोड़ी जल्दबाजी की और जल्दबाजी के कारण से शांति को अनावश्यक रूप से 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। अब इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। यानी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग कौन होते हैं? 4 लोग होते हैं। पहला पुलिस, फिर सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिकाओं को देख लिया है। अब इनकी भूमिकाओं की ओर व्यापक स्तर पर हम बात करते हैं कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना और जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं।
गवाह वो होता है जो ये उस जो भी कोई सूचना उनके पास रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसको जिन्होंने देखा है, जो उसके बारे में जानते हैं, वो होते हैं गवाह। और सबूत इकट्ठा करती है, यानी प्रमाण इकट्ठा करती है उसके। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है, यानी वो गवाहों के बयान लेगी और सबूत इकट्ठा करेगी और इसके आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। और जो राय बनाती है उसको लिखती है वो, और जो सबूतों से आरोपी का दोष साबित उसको दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। और यदि पुलिस को लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये बात आई है और उसके विरुद्ध कोई आरोप साबित ही नहीं हो रहा है तो फिर पुलिस उसको आरोप पत्र को दाखिल नहीं करेगी और वे मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। और पुलिस को यदि लगता है कि दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि इस पाठ की शुरुआत में हमने बात की थी कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को ही तय करना होता है। जो इसका दूसरा पार्ट था उसमें हमने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था, और इसका सीधा मतलब है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। पुलिस अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कानून के हिसाब से उसको काम करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। गिरफ्तारी, उसको पकड़ के ले जाते हैं। हिरासत, जब उसको वहाँ पुलिस थाने में रखते हैं वो हिरासत होगी। और पूछताछ के बारे में कुछ तय कर रखा है, जैसे इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। अब कौन से अधिकार होते हैं उसकी हम बात करते हैं। अब गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। पुलिस ऐसे नहीं कि बिना बताए किसी को गिरफ्तार करके ले जाएगी, वो पूछेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि आपको इसलिए हमने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का उसको अधिकार है। और गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है। कोई उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं हो सकता, उसकी पिटाई नहीं हो सकती। और पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान, यानी उस समय जो भी आरोपी बयान देता है, अपनी बात कहता है, उसको आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए तय किया गया है क्योंकि पुलिस किसी को डरा कर, धमका कर किसी प्रकार की बात को वो हाँ भरवा सकती है। इसलिए जो पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति बयान देता है तो उसको वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। और इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की है। इन नियमों को डी के बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार से है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। यानी कि जो गिरफ्तारी करने वाला आया है, गिरफ्तार करने आया है, वो शादी वर्दी में नहीं आ सकता, उसको पुलिस की ड्रेस में ही आना पड़ेगा। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य का परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। और गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। और जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अब देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं जो शांति की कहानी है, उस पर वापस आते हैं। जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया
उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कि जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया और उस समय उसके भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा था, तब कोई कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, या डीके बसु के जो दिशा निर्देश हमने पढ़े हैं उसका उल्लंघन हुआ है क्या? तो इसका उत्तर हम देंगे, जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने शांति के भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। इंस्पेक्टर राव द्वारा सुशील को हिरासत में रखना कानूनन गलत था और इससे डीके बसु के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने से पूर्व न तो गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे, न ही जरूरी और पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए, और पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से हमारी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे। शांति की गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी संबंधी संपूर्ण जानकारी का कागज अरेस्ट मेमो के रूप में तैयार किया जाना चाहिए था। और नंबर 2, अरेस्ट मेमो के सत्यापन हेतु एक गवाह के हस्ताक्षर कराए जाने चाहिए थे। और नंबर 3, अरेस्ट मेमो पर शांति के हस्ताक्षर भी कराए जाने चाहिए थे और शांति के संबंधी या रिश्तेदारों को 8 से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की जानकारी देनी चाहिए थी। अब इसकी दूसरा जो प्रश्न है इसकी बात करें। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति को मामले लेते हैं। मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए। क्या आपको लगता है थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। अब ये जो विपरीत स्थिति के मामले में जो बात आई है उसमें पुलिस शांति से किस प्रकार से इस मामले में डील करेगी। तो पुलिस शांति और उसके भाई सुशील को शिंदे के पुत्र की शिकायत की एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। एफआईआर दर्ज न करने और पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक मेरी राय में निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1, शांति एक गरीब घरेलू नौकरानी व सुशील फैक्ट्री का एक मामूली श्रमिक है। और दूसरी बात, शिंदे का 20 वर्षीय पुत्र एक अमीर बाप का बेटा है, अतः उसे चोरी की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पुलिस एफआईआर दर्ज कराने आए भाई बहनों से उल्टे प्रश्न पूछेगी कि उनके पास 15,000 रुपये कहाँ से आए। वास्तव में इसी प्रकार से पुलिस मामले को टैकल करती है। अब ये 2 यहाँ पे चित्र दिखे हैं जो एफआईआर लिखने के जो कागज़ हैं उनके चित्र दिखाए गए हैं। तो एक बार फिर से आप एफआईआर क्या है इसको आप पढ़ लीजिए और ध्यान से इसको सुन भी लीजिए। प्रश्न इसका बार बार इसमें आ सकता है। ये एफआईआर क्या है? तो पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू करती है और अपराध की पड़ताल शुरू करेगी। और कानून में कहा गया कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख यानी जो अपराध हुआ है वो कब हुआ है, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है और एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। और एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फार्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल
मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। तो ये एफआईआर होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी भी इसको कहते हैं। पाठ को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी भी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। एक बार फिर से आप सुनिए। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है और जनता का जो आगे प्रतिनिधित्व है वो राज्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है, जिसकी बात की थी हमने। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए इस मुकदमे को राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से भी जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है और सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, राज्य की ओर से उसको बात रखनी होती है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करें, तभी अदालत सही फैसले दे सकती है। एक बार फिर से थोड़ा इधर हम बात कर लेते हैं। ये इसका जो अदालत में किस प्रकार से वो उससे बातचीत करता है, वो जो पीछे का विषय था उसी की एक बार फिर से उसको रिपीट किया गया है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? सरकारी वकील की हमने भूमिका पढ़ ली। न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? न्यायाधीश की भूमिका वही होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। अंपायर, अब यदि क्रिकेट का मैच चल रहा है तो यदि आउट है तो वो आउट देगा, आउट नहीं है तो नहीं देगा। अब चाहे कोई कितनी अपील करे, बॉलर चाहे कितनी ज़ोर से अपील करे कि हाउस दैट, लेकिन यदि आउट नहीं है तो अंपायर नहीं आउट देगा। और यदि आउट है तो चाहे बॉलर अपील धीरे से करे फिर भी आउट दे देगा, यानी निष्पक्ष रूप से फैसला करता है। तो न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं। अब निष्पक्ष सुनवाई किसे कहेंगे? निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? अब हम थोड़ी देर ये मान लेते हैं कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते कि जहां पर शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। और अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह का पर्याप्त समय नहीं दिया होता या पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। और इसकी वजह से यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। अब संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। और अब चित्रकथा या पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर हम वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बार शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे।
शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कानून में एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था, वो देख रहा था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव भी किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिन्हें यानी बातचीत करने का मौका दिया गया और अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी अधिकार दिया गया था। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से यह सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। और शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला था। अब इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, सब कानून के सामने बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में कुछ प्रतिक्रियाएं लिखी गई है, वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी थी। और शांति के मुकदमे में इस विवरण के आधार पर आप अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। पहला है इसमें खुली अदालत। अब खुली अदालत की जैसे हमने बात की थी, तो यानी कोई बंद स्थान पर वो कार्रवाई नहीं चल रही थी, उसको कोई भी देख सकता है। जो शांति का भाई था सुशील, वो ठीक प्रकार से सारे विषयों को देख रहा था, वो भी वहाँ पे मौजूद था और कोई भी उसको देख सकता है। किसी गुप्त स्थान पर ऐसी कार्रवाई का संचालन नहीं होता। तो खुली अदालत का मतलब होगा कि अदालत में जनता के समक्ष ही मुकदमा शांति का चला था और इस मुकदमे के दौरान शांति की गरीब स्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा उसके लिए बचाव पक्ष के लिए वकील की व्यवस्था भी की गई। शांति और उसका भाई सुशील अदालती कार्यवाही के दौरान अदालत में उपस्थित थे। अब दूसरा इसका बिंदु है सबूतों के आधार पर। शांति के वकील श्रीमती राय ने शांति के बेकसूर साबित करने हेतु पर्याप्त सबूत इकट्ठे करके न्यायालय में प्रस्तुत किए और इन्हीं सबूतों के आधार पर न्यायाधीश महोदय ने शांति को चोरी के आरोपों से बरी किया था। फिर तीसरा, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह। शांति की वकील श्रीमती राय को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों से सवाल जवाब करने का न्यायालय द्वारा पूर्ण अवसर दिया गया था। अब आप अपनी कक्षा में चर्चा करिए, अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या होता। नंबर 1, अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता। देखिए, अगर उसको यदि शांति को अपने बचाव के लिए वकील न मिलता तो शायद ही वह अपने जुर्म से बरी हो पाती, जबकि उस पर लगा आरोप बिल्कुल गलत था। ऐसे में न तो उसे उसके 10,000 रुपये वापस मिलते तथा उसे जुर्माना भी देना पड़ता या जेल की सजा भी काटनी पड़ती। और दूसरा इसका विषय, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। अगर ऐसा होता तो यदि अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो यह मुकदमा निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया के अंतर्गत आता ही नहीं और न्यायालय की ओर से शांति को अपने बचाव हेतु वकील भी नहीं मिलता तथा बिना गवाह, सबूत और जिरह के उसे जेल भेजने का निर्णय तुरंत ही सुना दिया जाता। पाठ को और हम आगे बढ़ाते हैं। ये
शांति सलाखों के पीछे जेल में, इसका चित्र है। तो जो अपराधी अपराध करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। हालांकि इस मामले में बाद में साबित हो गया था कि शांति इसमें अपराधी नहीं थी, झूठे ही उनको इस मुकदमे में डाल दिया गया था। अब इसके बाद में कुछ इसके प्रश्न आते हैं। तो इसके जो प्रश्न हैं इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात आप लिख सकते हैं, अपना कोई प्रश्न लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन प्रश्नों का भी जवाब दूंगा और इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनकी भी हम बात करेंगे और उनके उत्तरों को हम जांच करेंगे, उत्तरों को हम ढूंढेंगे और आपको उनके प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। धन्यवाद।